नमस्कार। कई दिनों से आर्टिकल आ रहे थे भारत में जो है कार नहीं बिक रही हैं, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है इसमें मंदी का दौर चल रहा है भारत में। भारत की कारें बिक नहीं रही हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिसेशन से संबंधित कई दिनों से आर्टिकल आ रहे थे। तो आज हम उसको समझते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिसेशन कैसे आया, और एक देश का एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि उस देश की स्थिति उस समय कैसे थी, आज कैसी है। तो हम जर्मनी का एग्जाम्पल लेके समझें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को उसने कैसे बूस्ट किया अपने आप को। तो हम पहले थोड़ा हिस्ट्री के बारे में समझ इतिहास को लेकर समझते हैं। 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता है। उसके बाद 1929 में आता है ग्लोबल रिसेशन, यानी वैश्विक मंदी आती है। और वैश्विक मंदी में क्या होता है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। उसके बाद साल आता है 1939, 1939। उसमें क्या होता है कि सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है। और सेकंड वर्ल्ड वार में क्या होता है कि जर्मनी जो है बुरी तरह से हार जाता है। जब जर्मनी बुरी तरह से हार जाता है तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जर्मनी की जो पूरी इकोनॉमिक स्थिति थी वो ध्वस्त हो जाती है। और ऊपर से जर्मनी के ऊपर जर्मनी को क्या किया गया कि 4 हिस्सों में बाँट दिया गया। यानी जर्मनी को जो है 4 हिस्सों में बाँट दिया गया। जर्मनी को जो है, जब जर्मनी सेकंड वर्ल्ड वार हारता है तो जर्मनी को 4 हिस्सों में बाँट दिया जाता है। और उसकी राजधानी जो बर्लिन थी उसको भी 2 भागों में बाँट दिया गया। यानी जो पूर्वी बर्लिन थी और पश्चिमी बर्लिन, इसको भी 2 भागों में बाँट दिया गया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन को 2 भागों में बाँट दिया गया। तो ये सब होने के बाद जर्मनी के बहुत पूरे यूरोप में मजाक उड़ाने लगे। पूरा वर्ल्ड में क्या है कि न्यूज़ छपने लगे, कार्टून बनने लगे कि जर्मनी जो है बहुत क्या कहते हैं स्थिति इसकी खराब है। पूरा यूरोप इस पे हँसता था। उसके बाद क्या होता है कि जर्मनी को लोग बोलने लगे कि सिक मैन ऑफ यूरोप, यानी सिक मैन ऑफ यूरोप बोलने लगे। ये सब झेलने के बाद क्या होता है कि जर्मनी की जो स्थिति और बिगड़ जाती है। वहाँ की फूड इंडस्ट्री और क्या कहते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये सब बेकार हो जाते हैं। ये सब दिक्कतों के बाद जर्मनी क्या करता है, बहुत बड़ा बाउंस बैक करता है। और बाउंस बैक कहाँ करता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है, जर्मनी जो है बहुत ज़्यादा बाउंस बैक करता है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर के दम पर जर्मनी जो है धीरे धीरे क्या होता है डेवलप देश के में आने लगता है। और जर्मनी की कारें जैसे आज के टाइम पे BMW, मर्सिडीज, वैगन कार, ये सब जितनी कारें हैं उसकी ब्रांडिंग पूरे विश्व को दीवाना बना दिया। और धीरे धीरे यूरोप को सिक मैन ऑफ यूरोप से लेकर जर्मनी को इस समय कार हब ऑफ यूरोप बोलने लगे गए। सिक मैन ऑफ यूरोप से कार हब ऑफ यूरोप बोलने लगे। और जर्मनी की कार की जो ब्रांडिंग है, जो उसके मानक है, स्टैंडर्ड है, जैसे क्वालिटी हो गया, ब्रांडिंग हो गया, जितने मानक है उस पर पूरा खरा उतरता है। पूरा विश्व इसके कार के लिए लोग क्या कहते हैं डिमांड करते रहते हैं। ये पूरा विश्व को कैसे जर्मनी अपने आप को ब्रांडिंग किया, कैसे कैसे छोटे छोटे चीज़ों को अपने आप इम्प्रूवमेंट किया, आज वैसे ही भारत में कुछ हाल है। जैसे भारत में आज क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा ध्वस्त चल रहा है। और इसमें कारें की जो स्थिति है, तो हम भारत के पर्सपेक्टिव में समझते हैं। जर्मनी की ये स्थिति थी, अब भारत के पर्सपेक्टिव में हम समझते हैं कि भारत में कार की मंदी आने से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। जर्मनी के बाद हम अब आगे समझते हैं भारत की क्या स्थिति है इस समय ऑटोमोबाइल सेक्टर की। तो इंडिया के हाल ही के वर्षों में क्या हुआ कि जैसे भारत में जैसे टाटा हो गया, महिंद्रा हो गए, ये सब कारें क्या है भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान करती हैं। तो इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर मंदी की ओर जा रहा है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक बात नहीं है। तो अभी क्या होता है, फाडा की रिपोर्ट आती है। फाडा की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि भारत में क्या है कि लगभग 8 लाख कारें, लगभग 8 लाख कार, 8 लाख कारें, और जिनका मार्केट वैल्यू है इसमें 77,000 करोड़ रुपए है। फाडा एक रिपोर्ट निकालता है कार किससे संबंधित है। तो इसमें दिया है कि भारत में जो 8 लाख कारें हैं अभी वो बिक नहीं रही हैं, वो ऐसे पड़ी हुई हैं। कहीं पोर्ट पे हैं तो कहीं जो इंडस्ट्री क्या कहते हैं कंपनी वहाँ पे पड़ी हुई है। और लगभग 8 लाख कारें हैं ऐसी, और इनका मार्केट वैल्यू जो है लगभग 77,000 करोड़ रुपए के आसपास पड़ता है। हो क्या रहा है कि जैसे डीलर जो होते हैं, जो कंपनी के डीलर होते हैं, वो डिस्काउंट तो दे रहे हैं, लेकिन क्या है कस्टमर का अट्रैक्शन कार की तरफ नहीं है। उससे क्या हो रहा है कि ये सब सारी कारें क्या है कि जितने कंपनी वाले हैं, जब कस्टमर तो उसको खरीद नहीं रहा, तो ये सब सारे इसमें सदमे में चल रहे हैं। और इंडिया के जीडीपी में क्या होता है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है लगभग 7.1% का योगदान है, लगभग 7.1% का योगदान है। और मैन्युफैक्चरिंग में 49% है।
इतना बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्टर है ये कि जीडीपी में 7.1% और मैन्युफैक्चरिंग 49%। अगर ये सेक्टर किसी भी देश के लिए अगर ये मंदी में जाएगा तो उससे सब कई और सेक्टरों पे भी असर डालता है। तो यानी 49% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इसका योगदान है। और क्या है, ये जब ऑटोमोबाइल सेक्टर जब डिस्टर्ब होता है तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। जैसे हम बैंक में पढ़ते थे, बैंकिंग में, उसमें पढ़ते थे ट्विन बैलेंस शीट। इन ट्विन बैलेंस शीट मतलब ये हुआ कि बैंक की अगर एक बैंक की बैलेंस शीट खराब हुई तो उसका असर धीरे धीरे और बैंकों पर पड़ता है, तो वो भी सारे बैंक खराब होने लगते हैं। तो ये क्या है, ये भी मल्टीप्लायर इस पे इफेक्ट डालता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे डालता है, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर कम मंदी में जाएगा तो उससे क्या होगा, स्टील की जो इंडस्ट्री होती है उन पे डिस्टर्ब होगा, पेंट की जो इंडस्ट्री है उस पर, केमिकल की जो इंडस्ट्री है, रबर की जो इंडस्ट्री है, उस सब पे क्या है, इसका असर होगा। क्योंकि प्रोडक्शन जब होगा नहीं तो ये भी सेक्टर धीरे धीरे क्या होंगे, मंदी की तरफ जाएंगे। तो और क्या है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है भारत का, एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि डायरेक्ट जो एम्प्लॉई है इसमें से लगभग 15 से 20 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। और क्या होता है, इंडिया में क्या है, जैसे पंचर से लेके जो होता नहीं, राजू ऑटो पार्ट्स, ये सब जितने पंचर्स बनाने वाले से लेके पेंट करने वाले लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं। और क्या है, भारत क्या होता है कि स्मॉल कार का हब है। स्मॉल कार मतलब ये कि भारत की कार आप देखेंगे, अफ्रीका हो गया जो, और ये गल्फ कंट्री हो गए, इन सब देशों में भारत की कार का बहुत डिमांड है। आप अफ्रीका में जब छोटे ब्लॉगर जो होते हैं बनाते हैं वीडियो, आप देखेंगे वहाँ टाटा और महिंद्रा की कारें अफ्रीका में खूब चलती हैं। तो ये क्या है कि भारत की जो कारें हैं छोटी कारें होती हैं, यानी कम पैसे की, सब 5 लाख 6 लाख 10 लाख की कारें आ जाती हैं, और अफ्रीका जैसे कंट्री में इसकी डिमांड ठीक ठाक रहती है। और क्या होता है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है भारत का, ये क्या करता है कि जो स्किल्ड पर्सन होते हैं उसको रोजगार देता है। स्किल्ड मतलब ये होगा जैसे इंजीनियर हो गए, पढ़े लिखे लोग, मैनेजर हो गए, मैनेजमेंट करने वाले हो गए, स्किल्ड पर्सन को रोजगार देता है। तो ये इस हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है कि जो हमारा भारत का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये R&D, यानी हम इसके पहले फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बारे में पढ़े थे कि वो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करती थी, जिससे भारत में क्या फार्मास्यूटिकल कंपनियों में लूप होल अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये ऐसा सेक्टर है कि भारत का R&D पे लगभग 5 से 7% खर्च करता है। 5 से 7% तक जीडीपी का अपने खर्च करता है R&D पे। ये खूब बहुत ज़्यादा होता है, यानी इसी कारण से भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा है। यानी हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खूब खर्च करता है, मतलब ठीक ठाक खर्च कर रहा है। और क्या है कि इतना बड़ा सेक्टर अगर मंदी की ओर जाएगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए मतलब क्या ही कहा जाए, मतलब चिंता भी है, और उस देश के लिए कई सेक्टरों के भी मंदी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्या है कि अब समझते हैं मंदी आने का कारण क्या है, कि भारत में जो मंदी आई है मतलब इसका कारण क्या है, कि क्या हुआ है कि जैसे जो कार नहीं बिक रहे हैं इसके कारण क्या है, जैसे दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बैंगलोर हो गया, जितने महानगर हैं इसमें आप देखेंगे, इसमें ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक की समस्या इतना है कि लोग 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लोग ट्रैफिक में परेशान रहते हैं। तो उससे क्या है कि टॉम की रिपोर्ट आती है जो ट्रैफिक से संबंधित होती है, वो टॉम की रिपोर्ट आई है कि वर्ल्ड की जो स्लोवेस्ट सिटी है उसमें भारत की, जैसे बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, गुड़गांव हो गया, इन शहरों का नाम आता है। जो वर्ल्ड सबसे स्लोवेस्ट सिटी है उसमें नाम आता है। और लोग क्या कर रहे हैं कि ओला उबर का यूज कर रहे हैं। अब दिल्ली जैसे हो गया, मेट्रो का यूज करना शुरू कर दिए लोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज धीरे धीरे, प्राइवेट वाला जो ट्रांसपोर्ट था वो कम कर दिए हैं। क्या हो रहा है कि मेट्रो का यूज कर रहे हैं, ओला का यूज कर रहे हैं, उबर का यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी असर डाल रहा है। और क्या हुआ कि जब क्या कहते हैं कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 के बाद क्या हुआ था कि लोगों के पास कार लेने की क्षमता बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा, यानी जो कहते हैं कि कार का प्रोडक्शन जो था कोविड-19 के बाद बहुत तेज़ी के साथ गया। अब धीरे-धीरे क्या है वो सैचुरेशन में जा रहा है, यानी अब सैचुरेशन जाने का मतलब ये है कि अब उसकी जो क्या कहते हैं खरीदने की जो क्षमता है लोगों की धीरे-धीरे कम हो गई है। एक कारण ये भी है। और क्या है कि भारत का हमेशा से समस्या रही है बेरोज़गारी। अगर बेरोज़गारी है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो वो कार की तरफ कैसे जाएगा? और महँगाई इतना ज़्यादा है कि लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ें पूरा कर रहे हैं, तो कार लेने की भी नहीं सोच रहे हैं। तो महँगाई और बेरोज़गारी भी कारण है। और भारत में क्या, कार का टैक्स बहुत ज़्यादा है। कार का टैक्स इतना ज़्यादा, आप विश्वास नहीं मानेंगे, अमेरिका और क्या कहते हैं जो डेवलप्ड देश हैं, आप वहाँ पे BMW अगर ऑडी ले रहे हैं तो इतना मतलब ईज़ी टैक्स है कि कुछ ही सालों में मतलब आप BMW, मर्सिडीज़ आराम से खरीद सकते हैं। भारत में छोटी-छोटी कार हैं उस पे टैक्स अब जीएसटी 28% है। ऊपर से अगर आप लग्ज़री कार ले रहे हैं तो उसमें जीएसटी के साथ-साथ
सेस भी लगा देते हैं और ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो भारत का जो टैक्स का सिस्टम है वो भी ज़्यादा है। और क्या है कि वार हो, जैसे क्या कहते हैं कि इस समय वार चल रहा है, यूक्रेन रसिया का वार चल रहा है, इधर इजराइल का चल रहा है हमास के साथ वार। तो वार से क्या होता है कि ग्लोबल चेन जो होती है, ग्लोबल चेन जो सप्लाई होती है वो डिस्टर्ब होती है। हमारा सामान मान लो कार जो है पोर्ट से जा रहा है, अब जो पूरा स्ट्रेट होता है, जो क्या कहते हैं इजराइल में जो पूरा स्ट्रेट होता नहीं, जो हमारा पोर्ट के थ्रू जब जाता है, अब वहाँ वार चल रहा है। वार से क्या होता है कि वो पास हो देते नहीं हैं। अब वहाँ इजिप्ट में रसिया क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा पास है, यानी स्वेज कैनाल से हम लोग यूरोप में, अफ्रीका में हम अपना सामान भेजते हैं। अब क्या होता है वहाँ पे जब क्या कहते हैं ये वार चलता है, वार से क्या होता है कि वो चीज़ें जा नहीं पाती। इससे क्या होता है कि वार से ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, जिससे क्या है कि मंदी आने के भी चांसेज रहते हैं। और क्या है, अब इसमें क्या सलूशन है इसका? सलूशन यही है कि सरकार कुछ कदम उठाए। सरकार जैसे अभी एक स्कीम लॉन्च की है, जैसे पीएलआई ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे रही है सरकार, कि अगर आप कार खरीदेंगे तो उसमें कुछ इंसेंटिव सरकार दे रही है। और सरकार कई और कदम उठाए हैं, जैसे कंपनियों को टैक्स में छूट दे रही है। और क्या है कि जो क्या कहते हैं, जो कार इंडस्ट्री की जो कंपनियां हैं, अब इनको शहरों से हटा के गांव की ओर ले जाएं, मतलब गांव ओरिएंटेड अपना क्या कहते हैं प्रोडक्शन हाउस चलाएं। हालांकि गांव में भी कंपनियां हैं, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन लोगों के बीच में जागरूक करके अगर गांव की तरफ ये लोग अगर मूवमेंट करें, तो हो सकता है कि भारत में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है कुछ बूस्ट करे। वरना तो अगर ये सेक्टर अगर डिस्टर्ब होगा, तो आने वाले टाइम में कई और ऐसे सेक्टर होंगे जो डिस्टर्ब होंगे, जो मंदी की तरफ जाने के चांसेज हैं। तो ये है भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर के से संबंधित। उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये सब साफ हो जाएगा। धन्यवाद, आज तक यहीं तक।